हेलो मित्रों, भारत में राष्ट्रवाद इस श्रृंखला में हमने आपके साथ 2 वीडियोस चर्चा किया और वो 2 वीडियोज आप देख चुके होंगे। भारत में राष्ट्रवाद के अगले चरण में हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं और वो है भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 3। इस चर्चा में हम अध्ययन करेंगे कि असहयोग आंदोलन के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था उसमें क्या क्या घटनाएं हुई, उसके इस चरण में कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई, उनका हम आपके साथ आज चर्चा करते हैं और उस पर आपसे बात करेंगे। भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 3, इस पर आज चर्चा के जो बिंदु हैं वो है स्वराज पार्टी, दूसरा मुख्य बिंदु होगा साइमन कमीशन, साइमन आयोग और तीसरा लाहौर अधिवेशन। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के असहयोग आंदोलन के बाद से लेकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच, मतलब 1922 से लेकर के 1930 के बीच ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम विस्तार से जान लेते हैं। स्वराज पार्टी क्या थी, क्यों बनाई गई, किसने बनाया, साइमन कमीशन किस लिए गठित किया गया था और क्यों इसको भारतीयों ने बायकॉट किया, क्यों इसका बहिष्कार किया। लाहौर अधिवेशन एक ऐतिहासिक अधिवेशन था। कांग्रेस का जो ये लाहौर सेशन था, इसके लिए कहा जाता है कि बहुत ऐतिहासिक अधिवेशन था। तो ये क्यों था, इन 3 बिंदुओं को चलते हैं, जल्दी से थोड़ा देखते हैं। स्वराज पार्टी फरवरी 1922 में, याद करिए, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया फरवरी 1922 में। कारण क्या था? चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा की घटना के बाद, मैंने बताया था घटना कब हुई थी, 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। गांधी जी को सजा हो गई, 6 वर्ष की सजा जस्टिस ब्रूमफील्ड ने उनको सजा सुनाई। उसके बाद कांग्रेस के जो दूसरे नेता थे, जिसमें से मुख्य रूप से देशबंधु चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, ये लोग ऐसे थे, आंदोलन बंद हो जाने के बाद उनका मन था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में 1919 में ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम बनाया था जिसको कहते थे भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा प्रांतों में, प्रांत स्तर पर विधान परिषदों का गठन होना था। 1919 के इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजों ने यह व्यवस्था की थी कि प्रांतों में विधान परिषदों का गठन किया जाए, मतलब प्रांतों में विधानसभाओं के लिए चुनाव होने थे। तो गांधी जी तो जेल में थे, आंदोलन सहयोग बंद हो गया था। बहुत से लोगों ने विरोध भी किया था, कांग्रेस के ही लोगों ने, कि आंदोलन चलते रहना चाहिए। उनमें से कुछ ऐसे भी नेता थे जो आंदोलन बंद हो जाने के बाद जो प्रांतीय विधान परिषद के चुनाव थे, इन चुनावों में भाग लेना चाहते थे और वो चाहते थे कि प्रांतीय विधानसभाओं में वो चुन करके जाएं और सदन में ब्रिटिश सरकार का विरोध करें।
ब्रिटिश सरकार जो बिल ला रही है, जो कानून बना रही है, उन नीतियों का सदन में विरोध हो। ध्यान देना, कांग्रेस ब्रिटिश नियमों का सड़क पर विरोध कर रही थी और मोतीलाल नेहरू, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस ऐसे जो नेता थे जो इस विचारधारा के थे कि चुनाव में भाग लेना चाहिए और विरोध कहाँ हो, सदन में, सदन में ही विरोध किया जाए। ऐसे विचारधारा के लोग चुनाव लड़ना चाहते थे। कौन कौन नेता थे? मोतीलाल नेहरू जी, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, इन नेताओं ने विधान परिषद चुनाव में भाग लेने के लिए कांग्रेस के अंदर ही स्वराज्य दल का गठन किया। ये स्वराज पार्टी बनाई गई। पार्टी कब बनी? 1 जनवरी 1923, 1923, जनवरी 1923, जनवरी 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी बना दी और इस पार्टी ने इलेक्शन लड़ा। प्रांतीय विधानसभाओं में इन्हें बड़ी सफलता भी मिली और इन लोगों ने प्रांतीय विधानसभाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रबल विरोध हुआ, सरकार का ध्यान बार बार खींचा गया और इस प्रकार स्वराज पार्टी का गठन किया गया। ये कांग्रेस के अंदर ही थी, लेकिन ये वो लोग थे जो चुनाव में भाग लेना चाहते थे। गांधी और उनके समर्थक वो चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते थे। बेसिक डिफरेंस ये था। ओके, प्रांतीय विधानसभाओं में जाकर के भारतीय नेताओं ने जब अपनी आवाज़ उठाई, भारतीय हितों की मांग की, तो उसका प्रभाव ब्रिटिश सरकार पर पड़ा और ब्रिटिश सरकार भारतीयों के हितों में रुचि लेने लगी। उसको कहीं ना कहीं सोचना पड़ा। उसमें ब्रिटेन में टोरी सरकार थी। टोरी पार्टी जो है, टोरी सरकार ने भारतीय जो शासन व्यवस्था थी, भारतीय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसमें सुधार करने के लिए उसने अब सोचा। बार बार स्वराज पार्टी के नेताओं ने विरोध किया। इसका प्रभाव हुआ कि टोरी सरकार ने गंभीरता से सोचना चालू किया और इसके लिए उसने एक आयोग का गठन किया 1927 में। वो था साइमन कमीशन या साइमन आयोग। साइमन आयोग का गठन ब्रिटिश सरकार ने 1927 में किया। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे, साइमन कमीशन जिनके नाम से जाना गया, इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे और इसलिए इसको साइमन कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन 7 सदस्यीय आयोग था। इसमें 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे। साइमन कमीशन में ध्यान रखना, 7 सदस्य थे, अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारतीयों ने इसका विरोध किस लिए किया? भारतीयों की जो प्रतिक्रिया थी, भारतीयों का जो संतोष था, इस बात को लेकर के था। भारतीयों की मांग थी कि इसमें कुछ सदस्य भारतीय रखे जाएं। भारतीयों की मांग थी कि इसमें जो सभी सदस्य अंग्रेज हैं, उनके स्थान पर कुछ सदस्य भारतीय भी रखे जाने चाहिए। ठीक है, यही बेसिक जो विवाद का कारण था। भारतीय सदस्यों की मांग कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सदस्यों को नहीं रखा। साइमन कमीशन गठित किस लिए किया गया था? ब्रिटिश सरकार हर 10 वर्ष के बाद भारतीय प्रशासन की समीक्षा करती थी और हर 10 वर्ष बाद नए सुधार कानून बनाती थी। जैसे 1909 में जो मिंटो मार्ले एक्ट बना था, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बना था, 1929 आने वाला था और नए सुधार कानून बनाए जाने थे। इसके लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन
को क्या करना था, साइमन कमीशन को भारत आकर के जो भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां थी, उस समय भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी मुस्लिम लीग, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दो बड़ी पार्टियां थी। इन पार्टी के नेताओं से साइमन कमीशन के सदस्यों को बात करनी थी, लोगों से बात करनी थी और भारतीयों की राय जाननी थी कि जो 1919 में कानून लागू किया गया है, 1919 ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट, इस कानून में क्या सुधार भारतीय चाहते हैं। अर्थात साइमन कमीशन को भारत आना था, भारत आकर के दो बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेताओं से, भारतीय प्रतिनिधियों से बात करनी थी और उन्हें जानना था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में और क्या सुधार की आवश्यकता है, 1919 के कानूनों में क्या बदलाव की आवश्यकता है, और इस रिपोर्ट को उन्हें ब्रिटिश सरकार को देना था, जिसके आधार पर नए कानून बनने थे। ओके, दो लाइन में अगर हम देखें तो साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत आकर के 1919 गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एक्ट था, इस एक्ट की समीक्षा करनी थी, लोगों की प्रतिक्रिया जाननी थी और उस आधार पर जो अपनी रिपोर्ट देती, उस रिपोर्ट के आधार पर भारत के लिए नए कानून बनाए जाने थे। ओके, साइमन कमीशन 27 में गठित हुआ, फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। साइमन कमीशन को भारत आकर के भारत की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से बात करनी थी, लेकिन भारतीयों की मांग थी कि कुछ सदस्य भारतीय हों। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इसको मांग कर रही थी, मुस्लिम लीग भी मांग कर रही थी, लेकिन साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं रखा गया। इस बात को लेकर के भारत की इन दोनों पार्टियों ने, ये केवल कांग्रेस का विरोध आंदोलन नहीं था, इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हुई और दोनों पार्टियों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन जहां जहां गया, लोगों ने उसका स्वागत काले झंडों, साइमन गो बैक के नारों से, लोगों ने काली पट्टियां बांधी, विरोध प्रदर्शन हुए, रैलियां निकाली गई, जगह जगह पूरे देश में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। ब्रिटिश सरकार ने बहिष्कार करने वाले लोगों को, रैली निकालने वाले लोगों को दमन किया, मारा पीटा, जेल में बंद किया। साइमन कमीशन के विरोध करने वालों के साथ बर्बरता का व्यवहार किया गया और इसी प्रकार साइमन कमीशन का जो विरोध लाहौर में हो रहा था, लाहौर के बहुत बड़े नेता थे, लाहौर में जो विरोध आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन का विरोध करने वाले पंजाब प्रांत के सबसे बड़े नेता लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय विरोध आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया, उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को इतनी चोटें आई कि अस्पताल जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। एक बहुत कदावर नेता लाला लाजपत राय की चोट खाने की वजह से मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन के खिलाफ पूरे देश में प्रतिक्रिया हुई। लखनऊ आदि में भी बहुत जबरदस्त विरोध किया गया। गोविंद वल्लभ पंत, पंडित जवाहरलाल नेहरू साइमन कमीशन के विरोध आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। गोविंद वल्लभ पंत को इतनी चोटें आई कि उनकी कमर की हड्डी टेढ़ी हो गई और जीवन भर वो खड़े होकर के चलने में अक्षम हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हिंसा के शिकार हुए। मतलब जगह जगह साइमन कमीशन का विरोध हुआ। किसी ने साइमन कमीशन से बात नहीं की। साइमन कमीशन बैरंग वापस चला गया। साइमन कमीशन ने जाकर के अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को दी, लेकिन ब्रिटिश सरकार इस बात को जान चुकी थी कि ये रिपोर्ट सार्थक नहीं है, क्योंकि भारतीय पार्टी के नेताओं ने, चाहे कांग्रेस हो चाहे मुस्लिम लीग, किसी ने इससे बात नहीं की थी। इसलिए साइमन कमीशन का आना जाना व्यर्थ हो गया और साइमन कमीशन की रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी। ब्रिटिश सरकार ने उसको कोई ध्यान नहीं दिया। तो साइमन कमीशन कब नियुक्ति हुई थी, किस लिए नियुक्ति हुई और उसका विरोध क्यों किया गया, ये बात
क्लियर? आइए अब हम चलते हैं लाहौर अधिवेशन में। तीसरी महत्वपूर्ण घटना थी जो 7 अवज्ञा आंदोलन से पहले हुई, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 में 1929 में जो अधिवेशन रखा गया वो लाहौर में रखा गया। लाहौर में ही क्यों रखा गया? आप देखिए, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर में। 1928 में इनकी मृत्यु हुई थी। इसलिए ऐसे शीर्षस्थ नेता लाला लाजपत राय के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए लाहौर को चुना गया। क्योंकि लाहौर में उनकी डेथ हुई थी, इसलिए कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में रखा गया। और रावी नदी के किनारे जिस स्थान पर अधिवेशन रखा गया उस स्थान का नाम ही लाला लाजपत राय नगर, लाला लाजपत राय नगर, ये रावी नदी के किनारे स्थापित किया गया। वहां अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में पहली बार कई नए परिवर्तन देखने को मिले। जैसे लाहौर अधिवेशन इसीलिए ऐतिहासिक अधिवेशन कहलाता है क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया गया। नंबर 1, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का नारा। दूसरा, इस अधिवेशन की सबसे दूसरी खासियत थी, पहली बार युवा अध्यक्ष, कांग्रेस का जो अध्यक्ष, पहले अधिकांश सीनियर लोग होते थे, बुजुर्ग लोग होते थे, पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को युवा अध्यक्ष चुना गया। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया जो कि युवा थे। इस तरह से कांग्रेस ने संदेश दिया कि युवा शक्ति को आगे बढ़ाया जाएगा। तो युवा अध्यक्ष, पूर्ण स्वराज्य का नारा। इसके अतिरिक्त तीसरी बात यह हुई कि जनवरी 1930 में भारतीयों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया। इसी अधिवेशन में कहा गया कि भारतीय 26 जनवरी 1930 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 3 मुख्य बातें। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा, युवा अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। तीसरा निर्णय लिया गया कि भारतीय 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। गांधी जी ने कहा इस दिन संगोष्ठी होगी, नगाड़े के साथ घोषणा होगी, लोग वंदे मातरम गाते हुए सड़कों पर निकलेंगे, भारतीय ध्वज फहराएंगे और हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। शेष समय हिंदू मुस्लिम एकता, दलितोद्धार, छुआछूत को दूर करना, चरखा चलाना, ऐसे रचनात्मक काम किए जाएंगे। 26 जनवरी 1930 को जो स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया, इसमें मैं आपको बता दूं कि पहले डेट नहीं डिसाइड थी। पहले निश्चित किया गया था कि जनवरी का जो चौथा रविवार होगा, अंतिम रविवार, चौथा या अंतिम रविवार जनवरी 1930 में जो अंतिम रविवार होगा उस दिन भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। यह अधिवेशन हुआ था 1929 में, लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में। अगला महीना जनवरी 1930 का था। तो अगले महीने जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाना था और डेट नहीं डिसाइड हुई थी, दिन डिसाइड हुआ था। ध्यान देना, अंतिम रविवार डिसाइड हुआ था क्योंकि उस दिन रविवार के दिन छुट्टियां रहेंगी। विद्यार्थी, शिक्षक, राजकीय कर्मचारी सभी अवकाश पर रहेंगे, तो उस दिन संख्या ज़्यादा हो सकती है, इसलिए रविवार का दिन डिसाइड किया गया था। और संयोग से वो रविवार 26 जनवरी को था।
इसलिए 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। भारतीयों ने रैलियां निकाली, ध्वज फहराए, वंदे मातरम गाते हुए लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। ब्रिटिश सरकार ने इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ ज्यादतियां की, मारा पीटा, जेल में बंद किया और उसके बाद तो ये परंपरा बन गई। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे और ये परंपरा स्वतंत्रता तक कायम रही। स्वतंत्रता हमें 15 अगस्त 1947 को मिली। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद किया गया, लेकिन भारतीय 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे थे। इस ऐतिहासिक दिन को याद रखने के लिए इसी से जो संविधान बना, संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बन करके पारित हो गया, लेकिन उस संविधान को जब लागू करने की बात आई तो इसीलिए संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि संविधान लागू करने का मतलब पूर्ण स्वतंत्रता। हम भारतीय अपने नियमों से शासित होंगे, तो संविधान को लागू करने की तारीख 26 जनवरी चुनी गई, क्योंकि हम पहले से 1930 से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते चले आ रहे थे। इसलिए संविधान को लागू करने का निर्णय 26 जनवरी 1950 को किया गया और उस दिन संविधान लागू किया गया। तो मित्रों, असहयोग आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की यात्रा के बीच ये 3 बड़ी घटनाएं थी जो आपसे पूछी जाती हैं। लाहौर अधिवेशन क्या था, क्यों ऐतिहासिक अधिवेशन था, साइमन कमीशन क्या था, स्वराज पार्टी का गठन कैसे और किस लिए किया गया। आपको वीडियो कैसे लगा, अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।